more motivating and captivating stories, do subscribe the channel Motivation, Fun and Entertaining Tales. And don't forget to hit the bell icon to never miss any update. जिंदगी को अच्छी तरह जीने के लिए हम में से हर किसी को चाहिए होती है एक होप, एक पॉजिटिविटी, एक स्ट्रेंथ जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपकी दोस्त निशा आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही इमोशनल, बहुत ही टची नॉवल की समरी। नॉवल का नाम है टेल्स फ्रॉम द टेल एंड, माय कैंसर डायरी बाय अनन्या मुखर्जी। अनन्या जिसे कि कैंसर हो गया था, कैसे उसने कैंसर से फाइट किया, वो सब कुछ उसने इस बुक में सम अप किया है। अनन्या की ये कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी और ये ना सिर्फ उन कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के चाहने वालों के लिए, उनके रिलेटिव्स के लिए, बल्कि हर किसी को देगी एक होप, एक पॉजिटिविटी, एक स्ट्रेंथ एडवर्स कंडीशंस में भी अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीने के लिए। अनन्या जो कि एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, मास कम्युनिकेशन किया, सिम्बायोसिस पुणे से क्लास की टॉपर रही, जर्नलिज्म किया, ऑस्ट्रेलिया से 17 साल के अपने करियर में बहुत सारी पीआर कंपनीज के साथ उसने काम किया, बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे चाहने वाले थे। 2012 में अनन्या की शादी हो गई उससे जिसे वो प्यार करती थी। सिम्बायोसिस पुणे में मिला था उसे ये जयपुर जैसे छोटे से शहर से आया हुआ लड़का। दोनों में प्यार हो गया था। जब अनन्या ऑस्ट्रेलिया गई तब उसे उम्मीद नहीं थी कि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगा, पर रिलेशनशिप कंटिन्यू रहा। दिल्ली में आकर अनन्या ने जॉब करना शुरू कर दिया, पर अपने प्यार के लिए वो 6 डिजिट की सैलरी, अपने दोस्त, अपने चाहने वालों को छोड़कर अपने प्यार को पाने के लिए जयपुर शिफ्ट हो गई थी। 2016 में जब उन्होंने सोचा कि अब फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए, तब ये लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को अनन्या की ब्रेस्ट में मिला एक लम्प जो था ब्रेस्ट कैंसर का। तभी से अनन्या की लाइफ ने यू टर्न ले लिया था। अनन्या जो कि वर्ड्स के साथ हमेशा से बहुत अच्छी रही और इस बुक में उसने अपनी सारी फीलिंग्स को सम अप किया है। अनन्या को जब ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ तब वो बहुत पॉजिटिव थी। उसने सोचा था कि वो इस बीमारी से फाइट करेगी, डॉक्टर्स के पास जाएगी, दवाइयाँ खाएगी, हेल्दी डाइट लेगी और इस बीमारी को हरा देगी। पर 1 साल के बाद जब अनन्या को पता चला कि ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के अलावा बाकी बॉडी पार्ट्स में भी फैल गया है, तो वो बहुत अपसेट हो गई थी। अनन्या जो कि एक बहुत डिग्निफाइड लेडी थी, पर उसके पीछे एक चुलबुली लड़की भी छुपी हुई थी जो ब्रेस्ट को सिर्फ और सिर्फ बूब्स मानती थी कि ब्रेस्ट फीमेल की ब्यूटी को एनहांस करने का माध्यम है, प्लेजर को बढ़ाने का माध्यम है। पर जब ये ब्रेस्ट कैंसर उसके पूरी बॉडी में फैल रहा था, तब वो समझ गई थी कि ये भी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और उसने ब्रेस्ट को कंपेयर किया माँ काली के साथ। पहले जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तब जब उसके चाहने वाले उसके पास आते थे तो वो उन्हें खुद कंसोल करती थी, कहती थी कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। पर धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ने लगी तो उसे ठीक होने की होप थी भी या नहीं, ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है। वो जब मौका मिलता तब रोती, पर्दे के पीछे रोती, बाथरूम में जाकर रोती, तकिए में मुंह छुपाकर रोती, और जब उसके हस्बैंड उसे रोते हुए देख लेते तो कहती पता नहीं क्या हुआ, आंख में शायद कुछ गिर गया होगा। बुक के पहले चैप्टर में अनन्या ने जिक्र किया है एक कौवे का। वो खिड़की के बाहर देखती थी, एक कौवा सुबह शाम काव काव करता रहता था, वही सेम कौवा। अनन्या सोचने लगी कहीं ये मेरा कोई पूर्वज तो नहीं जो यहाँ पर मुझे देखने आया है। अनन्या उसे दूध में ब्रेड भिगा कर देती, पर वो नहीं खाता, बल्कि वो सब कुछ कबूतर खा जाते और वो लगातार काव काव करता रहता। तब अनन्या बांद्रा में रहती थी। उसके बाद वो थाने शिफ्ट हो गई। 19वें फ्लोर पर उसका घर था। वहाँ तक तो वो कौवा नहीं आ पाया। हाँ, नीचे एक रूस्टर जरूर था जो सुबह दोपहर शाम बांग देता रहता था और अनन्या को परेशान करता था। अनन्या की एक दोस्त उससे मिलने आई। अनन्या ने जब कहा कि अब बहुत मुश्किल हो रहा है, तब उसकी दोस्त ने एक जोक सुना दिया और बात को हंसी में डाल दिया। शायद दोस्त ऐसा ही करते हैं आपको आपके दुखों से दूर करने के लिए। दर्द
हाँ, अनन्या को दर्द भी होता था, पर अभी भी दर्द की लिस्ट में बिगनी वैक्स और दिल टूट जाना ज्यादा हायर पोजीशन पे था। पर दर्द अनन्या को जरूर होता था। अनन्या की हालत दिन पर दिन खराब होने लगी थी। वो जो कि एक बहुत डिग्निफाइड लड़की थी, उसे लोगों के चेहरे पर वो पिटी की फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती थी, इधर से उधर भागती रहती थी। कभी बिल भरने जा रही है, कभी इंश्योरेंस एजेंट से बात कर रही है, और जब बहुत थक जाती तो टूट कर बैठ जाती थी। तब उसका हस्बैंड उसे कहता था कि अगर आपके दांत नहीं है तो गाजर खाने की कोशिश बिल्कुल बेकार है। ये बात अनन्या को और ज्यादा दुखी कर देती थी। एक वो अनन्या थी जो सब कुछ खुद मैनेज करती थी, सारे काम खुद करती थी। वो आज इतना हेल्पलेस फील करती थी, इतना ज्यादा डिपेंडेंट फील करती थी कि उसे कुछ लोग तो ऐसे फील कराते थे कि वो यूजलेस है, मन ही मन ऐसा सोचते थे, और कुछ मन में ना सोचकर सामने ऐसा कुछ कह देते थे जो उसे बहुत तकलीफ देता था। अनन्या जब सिटी स्कैन करवाने गई तो वहाँ पर 4 और लेडीज थी। चारों को ही इंजेक्शन लगाकर एक कमरे में बिठा दिया गया। कहा गया कि बोलना नहीं है, पर अगर 4 औरतें कमरे में होंगी तो बिना बोले बिल्कुल नहीं रह सकती। खैर, इन चारों ने बातें करना शुरू किया। पहले तो बीमारी के बारे में, उसके बाद वही वुमेन्स टॉक, साड़ियाँ, कपड़े, बाल, ज्वेलरी, इन सब की बातें होने लगी। सभी लड़कियां अपना अपना मोबाइल दिखाने लगी। अनन्या सोचने लगी, मोबाइल क्यों? फिर वो समझी कि एक्चुअल में वो सारी लड़कियां वो फोटोग्राफ्स दिखाना चाहती हैं जो उनके कैंसर से पहले की हैं, जब वो बहुत ज्यादा हेल्दी दिखती थी। एक लेडी ने एक वीडियो दिखाई जिसमें वो एक पार्टी मैनेज कर रही है, सब कुछ अरेंज कर रही है, इधर से उधर भाग रही है, और आज वो खुद चल नहीं पाती। एक ने दिखाई फोटोग्राफ जिसमें वो मुस्कुरा रही है, अपने हस्बैंड का हाथ थामे हुई है, वही हाथ जो आज उसकी व्हीलचेयर चला रहा है। इस तरह से अनन्या ये सारी फोटोग्राफ्स देखकर बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। उसे तब आया एक आइडिया, हॉस्पिटल वालों को उनका एक आईडी कार्ड बनवाना चाहिए जिसमें वो फोटोग्राफ लगानी चाहिए जब वो लोग बिल्कुल हेल्दी थे। इससे उन्हें एनकरेजमेंट मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी, और अपने पास्ट को याद करके एटलीस्ट वो लोग खुश तो हो पाएंगे। कीमोथेरेपी सेशंस में जाती थी, लोग अनन्या पर पिटी फील करते थे। उसके पूरे बाल चले गए थे, अब वो एक उबला हुआ अंडा लगती थी। आते जाते लोग उसे देखकर रुक जाते थे। दोस्त और रिश्तेदार उसे देखकर बहुत ज्यादा पिटी फील करते थे। बच्चे उसे ऐसे देखते थे जैसे उन्होंने कोई कोस देख लिया हो। वो स्मार्ट, डिग्निफाइड, कॉन्फिडेंट अनन्या अब एक बेचारी बनती जा रही थी। उसने इसका भी हाल सोचा और एक विग लेकर आ गई। वो विग जो उसे प्रेजेंटेबल बनाएगी, पर हर समय वो विग भी उसका साथ नहीं देती थी। कभी कभी वो आसमान की तरफ देखने की कोशिश करती तो विग फिसलने लग जाती। उसे डर लगता था मुसीबत के टाइम पर ये भी उसका साथ छोड़ देगी। वैलेंटाइंस डे आ रहा था। अनन्या वैलेंटाइंस डे मनाना चाहती थी हॉस्पिटल में बैठकर। उसे याद आ रहा था वो गाना, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। वो ये गाना जोर से गाना चाहती थी, पर नर्स को देखकर वो चुप हो गई थी। वो सोच रही थी मैं क्या करूं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। उसने सोचा मैं एटलीस्ट स्माइल तो कर सकती हूँ। हाँ, मेरी स्माइल आज इतनी पावरफुल नहीं होगी कि वो एक शैंडेलियर की तरह पूरे कमरे को रोशन कर दे, बट एटलीस्ट एक बल्ब तो होगा जो कहीं कोने में चुपचाप जल सके। उससे कुछ लाइट तो मैं जरूर कर पाऊंगी। 8 मार्च आ गया था, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे। उसने अपने हस्बैंड से पूछा एक वुमेन अच्छी लीडर क्यों होती है, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर तुम कम बोलोगी ना तो तुम्हें दर्द भी कम होगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ये सुनकर अनन्या डिसअपॉइंट हो गई थी, पर सोच रही थी अपने दोस्तों के बारे में। वो सभी उसकी फ्रेंड्स जो कि आज बहुत सक्सेसफुल हैं। वो जब ऑफिस जाती थी तो अनन्या उनके घर के बाहर उनकी ड्राइव में बैठकर आ जाती थी और कभी कभी उनके सर्वेंट से भी बात करती थी, जो कहते थे कि मैम बहुत अच्छी हैं, हमारी बहुत मदद करती हैं। अनन्या सोचती थी एक वुमेन जो कि घर भी संभालती है, बिजनेस भी संभालती है, बच्चे भी संभालती है, इन लॉज के साथ भी टैकल करती है, कितना कुछ करती है एक वुमेन। और अनन्या जिसे आजकल हर कोई यूजलेस फील करवाने लगा था। अनन्या का दर्द दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और डॉक्टर्स ने उसे मॉर्फिन पर डाल दिया था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ड्राउजी रहती थी। उसे नींद आती और सपने भी आते। अनन्या को पहले भी बहुत सपने आते थे।
सपने में उसकी ट्रेन छूट रही होती थी। वो कोई करीना कपूर तो थी नहीं और ना ही कोई शाहरुख खान उसका इंतजार कर रहा था, पर उसे हमेशा इसी तरह के सपने आते थे। सपने आज भी उसे बहुत अजीब ही आते थे। जैसे वो किसी बस में जा रही है, उसने उसे आधे रास्ते में छोड़ दिया और कहा कि जो सामने ग्रीन वाटर है उसे क्रॉस करोगी तो पाकिस्तान पहुंच जाओगी। एक दिन उसे सपना आया कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त उससे मिलने आई है और इन दोनों ने मिलकर बहुत सारी शॉपिंग की है। दोस्त एक ड्रेस खरीदी तो अनन्या 2 खरीदी। बस गलत ये हुआ जब उसने सुबह ये सपना अपने हस्बैंड को बता दिया। उन्होंने कहा कि वो ग्रीन वाटर से पाकिस्तान जाने वाला सपना ज्यादा बेहतर है। अगर देखने ही है तो उसी तरह के सपने देखो। कीमोथेरेपी के कारण अनन्या का सीधा हाथ जो कि बिल्कुल सूज चुका था, उसने साफ साफ मना कर दिया था। अब कोई इंजेक्शन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हॉस्पिटल वालों ने उस पर रेड कलर का स्टिकर भी लगा दिया था कि इस हाथ को बख्श दो। लेफ्ट वाला हाथ हेल्दियर फील कर रहा था, पर राइट वाला हाथ लेफ्ट वाले को देखकर मुस्कुराते हुए कहता था कि अब मेरे हिस्से के भी सारे इंजेक्शन सिर्फ तुम्हें और तुम्हें ही सहने पड़ेंगे। अपने उन मायूसी के दिनों में अनन्या यही सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुरा लेती थी। कई बार तो नर्सेज इतनी परेशान हो जाती थी कि अनन्या की वेन ही नहीं मिलती थी। इधर थप्पड़ मार उधर थप्पड़ मार, पर कोई वेन नहीं मिलती थी। अनन्या चुपचाप छत की तरफ देखती रहती थी। एक तीसरी नर्स आती थी जो एक्सपीरियंस होती थी और पता नहीं क्या निशाना लगाती थी कि सीधा निशाना वेन में जाता था, इंजेक्शन लग जाता था और वो वेन बाद में अनन्या के बिहेवियर पर अपने रंग दिखाती थी, लाल हो जाती थी और उसका पूरा हाथ नीला पड़ जाता था। इतना दर्द होता था जो कि सह पाना भी अनन्या के लिए बहुत मुश्किल होता था। अनन्या की जिंदगी में उदासी और डिप्रेशन भरता जा रहा था। वो खुश होना चाहती थी, चहकना चाहती थी, महकना चाहती थी, पर उस सब के लिए उसे कोई रीजन ही नहीं मिलता था। एक दिन बाहर बारिश आ रही थी, उसने देखा कि नीचे बच्चे नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। उसका मन भी खुशी से भर गया था। उसने डिसाइड किया कि वो एक दोस्त के पास जाएगी लंच करने। अनन्या को अच्छा लगता था जब लोग छोटे छोटे गिफ्ट्स उसके लिए भेजते थे। कोई येलो फ्लावर्स तो कोई फ्रूट्स भेज देता था। वो सोचने लगी कि एक कैंसर पेशेंट को आपको क्या गिफ्ट देना चाहिए। उसने एक छोटी सी लिस्ट बनाई। उसे चाहिए थी अच्छी सी फीलिंग्स। हॉस्पिटल में जाकर रोज इंजेक्शंस लगवाकर, ट्रीटमेंट करवाकर, वो दर्द सहकर, आंखों में उदासी लेकर वो बहुत थक गई थी। उसे एक अच्छी सी फीलिंग चाहिए थी। जब एक छोटा सा बच्चा हंसता है तो आप कितने खुश हो जाते हो ना। ऐसी ही कोई भी अच्छी सी फीलिंग जो अनन्या की जिंदगी में अब बिल्कुल मिसिंग थी। दूसरा, उसे बहुत अच्छा लगता था जब कोई छोटा सा बच्चा उसे कोई आर्ट बना कर दे। उसे वो बच्चे बहुत पसंद थे जो भागते हुए आते हैं, अपना नाम बताते हैं और हाथ लगाकर बताते हैं कि यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। उसे वो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। छोटी छोटी उनके हाथों से बनी हुई ड्राइंग्स अनन्या को बहुत खुशी देती है। तीसरा, उसे चाहिए सपने। आज जब वो 15 मिनट चल भी नहीं पाती, उसे चाहिए कि कोई उसे सपना दिखाए कि वो जैसलमेर के उस रेतीले और पथरीले रास्ते पर भी जा सकती है जहाँ एक गलत टर्न लिया तो पता नहीं आप कहाँ पहुँच जाओगे। उसे चाहिए एक सपना कि वो आज भी गंडोला राइड में जा सके और पानी के ऊपर तैर सके। उसे चाहिए वो सपना कि वो हाई हील्स पहनकर बिल्कुल स्मार्टली ड्रेसअप होकर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज कर सके। उसके पास अब ऐसे कोई सपने नहीं बचे थे। चौथा, वो सोचने लगी कि उसे बहुत खुशी देती है फिश करी और राइस। अगर उसे कोई फिश करी बनाकर लाकर दे तो उसका मन चहक उठता है। पांचवा, उसे बहुत पसंद है जब उसे कोई कहानी सुनाए। वो छोटी छोटी कहानियाँ, बंगला कहानियाँ उसकी मॉम उसे बुक में से पढ़कर सुनाती थी। उनमें जो इमोशंस होते थे उनके साथ अनन्या बह जाती थी, हंसती भी थी, मुस्कुराती भी थी, आंखों में से आंसू भी आ जाते थे। अगर आपको कोई कहानी सुनानी है तो अनन्या कहती है कि वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अनन्या की लिस्ट यहाँ पर खत्म हो गई। तब अनन्या के हस्बैंड ने कहा, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज तो तुम भूल ही गई। वो क्या? अनन्या ने पूछा। पैसे। ये जो सपने और फिश करी मंगवा रही हो, इसके साथ थोड़े थोड़े पैसे भी मंगवा लेना। यस बॉस, डेफिनेटली। बारिश के दिनों में अनन्या ने एक बार फिर से किशोर कुमार के गाने सुनना शुरू कर दिया था।
कैसे एक समय पर हमारे लिए प्यार ही सब कुछ होता है, प्यार ही सबसे हाईएस्ट फीलिंग होती है। प्यार के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वहीं दोस्ती चुपचाप हमारा साथ देती रहती है। अनन्या की 50 से भी ज्यादा कीमोथेरेपीज हो चुकी थी। फीवर, इंजेक्शन और बेड रिडन अनन्या से मिलने उसके दोस्त आते थे। एक दिन तो उसकी सारी फीमेल फ्रेंड्स आई थी। पूरा घर वो हंसी, मजाक, खिलखिलाहट से भर गया था। उन्होंने जबरदस्ती अनन्या को अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार किया, उसे लिपस्टिक लगाई और उसे सैटरडे नाइट को पब ले गई। वहाँ पर हॉट चॉकलेट पीते हुए अनन्या एक्चुअल में अच्छा महसूस कर रही थी। देख रही थी सबको डांस करते हुए, ड्रिंक करते हुए, एंजॉय करते हुए। जब वो थक गई उस बैकलेस बेंच पर बैठे बैठे, तो एक दोस्त पीछे आकर बैठ गई और अपनी बैग से उसे सहारा दिया। जब बिल्कुल ना बैठ पाई तो वो लोग उसे घर ले आए और घर आने के बाद एक दोस्त ने उसकी बैग पर मसाज भी किया। अगले दिन उसके मेल फ्रेंड्स आए थे और अनन्या के साथ मस्ती कर रहे थे, उसे जोक सुना रहे थे। कार में एक ड्राइव के लिए ले गए थे और पिकनिक के लिए पास ही एक झील के पास ये लोग चले गए और जिंदगी न मिलेगी दोबारा वाले सीन्स रिपीट होने लगे। जब अनन्या थक गई तो वो वापस ले आए उसे। घर आते ही लिपस्टिक साफ की, कपड़े चेंज किए, गॉगल्स रखकर अनन्या एक बार फिर उसी अपने बीमार वाले बेड पर जाकर लेट गई और रस्किन बॉन्ड की अपनी उस बुक को पढ़ने लगी जो कि जिंदगी के बारे में थी, जिसमें लिखा था इन लाइफ एवरीथिंग डजंट एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। जब आप अपनी तन्हाई के साथ समझौता कर लेते हो तब आपको दोस्त भी मिल जाते हैं और दोस्ती भी तो प्यार ही है। उन्हीं दिनों अनन्या ने एक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें ये लिखा था कि इंडिया में वुमेन सबसे ज्यादा अनसेफ है, सीरिया, सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान से भी ज्यादा। इस फाइंडिंग को हर कोई खारिज कर रहा था कि ऐसा नहीं है। उन कंट्री से ज्यादा अनसेफ इंडिया में वुमेन कैसे हो सकती है जहां वुमेन को बोलने तक का अधिकार नहीं। अनन्या जो कि रिसेंटली एक बायोप्सी के लिए गई थी, वहां एक मिडिल एज डॉक्टर ने उसकी फोरहेड पर, उसके चीक्स पर टच करते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें मुझे व्हाट्सएप करना चाहिए, मैं इस डिफिकल्ट फेज से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर अनन्या का मन तो किया था कि उसे खींचकर थप्पड़ मारे, पर चुप रहने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बहुत बार वार्ड बॉयज को झांकते हुए देखा था जब उसका एग्जामिनेशन हो रहा था। कौन से ऐसे मेन होते हैं जो कि कैंसरस ब्रेस्ट को देखकर एक्साइटेड हो जाएं? वो सोचने लगी कि अगली बार सर्वे कुछ अलग तरह से होना चाहिए। इंडिया के मेन सबसे ज्यादा डेंजरस हैं। जो लोग कैंसर से फाइट करते हैं उन्हें कैंसर सर्वाइवर्स कहा जाता है। डायबिटीज से फाइट करने वालों को क्यों नहीं कहा जाता? कार्डियक अरेस्ट से फाइट करने वालों को क्यों नहीं कहा जाता? इस पर कुछ लोग सवाल उठाते थे कि कैंसर से लड़ने वालों को सर्वाइवर नहीं कहना चाहिए। यही बात अनन्या भी मानती है। कैंसर सर्वाइवर बनके आप आखिर में क्या अचीव कर लोगे? अगर आप ठीक हो गए तो आप किसी को बैठकर अपनी कहानी सुना दोगे, किसी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, कोई और कह देगा ओह माय गॉड कितनी टफ लाइफ जी है, बस उसके बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे और आप अपने दुखों के साथ अकेले रह जाओगे। अगर सर्वाइवर बनाना ही है तो कुछ उसके साथ मिलना भी तो चाहिए। कोई फ्री ट्रिप दे दो, किसी के साथ सेक्स करने का मौका दे दो, कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दो, कुछ तो मिले कि कैंसर सर्वाइवर कहलाने में हमें अच्छा भी लगे। शुरू में तो अनन्या के दोस्त एफर्ट्स करते थे, उसे अपने साथ बाहर ले जाते थे। फिर ये सब बदल गया लंबी लंबी बातों में और धीरे धीरे सबकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। बस सिर्फ और सिर्फ अनन्या की जिंदगी वहीं पर रुक गई थी। वो अकेली बैठकर सोचती रहती, इन लोगों के आने का इंतजार करूं या सबको गेट लॉस्ट कह दूं? अनन्या की बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि तुम माँ काली की तरह बन गई हो, हमेशा तुम्हें खून चाहिए होता है। आज अनन्या उसे कह देना चाहती थी कि मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ, मैं अपने अकेलेपन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ ये देखकर कि सारी दुनिया आगे बढ़ गई है, बस मैं वहीं की वहीं रुक गई हूँ। मेरे आसपास आज सिर्फ और सिर्फ उदासी है। अनन्या का ट्रीटमेंट मुंबई में हो रहा था और हस्बैंड की जॉब जयपुर में थी। दोनों लंबी लंबी बातें फोन पर करते थे। उनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। अब वो बातें तो हो नहीं सकती ना कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मेरा खाना बना दो, मेरी ये चीज कहाँ है, तौलिया कहाँ गया। दोनों के बीच में अलग तरह की बातें होती थी जो अनन्या बहुत एंजॉय भी करती थी। दोनों एक दूसरे को कंफर्ट भी कराते थे, अच्छा महसूस भी कराते थे।
उसके हस्बैंड कहते कि हर किसी का प्यार करने का तरीका अलग होता है। अगर तुम्हारा जो प्यार को लेकर विजन है वो मेरे विजन के साथ मैच नहीं करता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें कम प्यार करता हूँ। अनन्या ने थोड़ा सोच कर कहा, हाँ बिल्कुल, एक आदमी के लिए वो प्यार है और दूसरे आदमी के लिए वही पॉन। अनन्या की ये बात सुनकर शायद उन्होंने अपना माथा पीट लिया था और कॉल काट दिया था, पता नहीं क्यों। उन्होंने अगले दिन कहा कि प्यार की हर किसी के लिए अलग परिभाषा होती है। सच्चा प्यार आपको जमीन पर रखता है, जमीन से जोड़ कर रखता है, और रोमांस आपको हवा में उड़ा देता है। सच्चा प्यार ज्यादा कंफर्टिंग चाहे ना हो, पर वो हार्ड होता है, रियल होता है। अनन्या ने कहा, हाँ बिल्कुल, वो हार्ड मैट्रेस की तरह होता है जो शुरू में तो बड़ा मुश्किल लगता है पर बाद में आपकी बैक को आराम देता है। उन्होंने हंसकर कहा, तुम शैंडेलियर का सबसे ज्यादा ब्राइट बल्ब चाहे ना हो पर कभी कभी जल जरूर जाती हो। ये कॉम्प्लीमेंट था या इंसल्ट, पता नहीं। दोनों कभी कभी कुछ अलग टॉपिक्स पर भी बात करते थे। दोनों ने एक बार डेथ के बारे में भी बात की। अनन्या ने कहा कि मरने से उसे बहुत डर लगता है या नहीं वो कह नहीं सकती, पर हाँ वो इसके बारे में सोचकर अच्छा भी महसूस नहीं करती। खुशी कोई ऐसा पहाड़ तो नहीं जिस पर हम चढ़ जाएंगे और वो हमें मिल जाएगी। खुशी पाना कोई आसान काम तो नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जार में बंद करके हमेशा के लिए अपने पास रख ले। जब खुशियाँ चली जाती हैं तो वो तकलीफ भी तो बहुत देती हैं। पीस और कंटेंटमेंट फिर भी अटेनेबल लगता है, रीचेबल लगता है और सुनने में अच्छा भी लगता है। इस सब के अलावा कुछ लाइफ के हैक्स भी अनन्या ने हस्बैंड से सीखे थे। टेलीपैथी में बहुत पावर होती है। अगर आप स्ट्रांगली सोचो ना तो कबर्ड में से टॉवल निकलकर अपने आप सूखने में चला जाता है और पानी की बोतल अपने आप बेड साइड टेबल पर आ जाती है। उनके हिसाब से अगर बर्थडे या एनिवर्सरी है तो सबसे अच्छा गिफ्ट होता है एक वार्म हैंडशेक, कुछ प्यारी सी विशेस और एक लाइट सा हग। बाकी सारे गिफ्ट्स मीनिंगलेस होते हैं। आप अपने स्पाउस के साथ साथ बात करते हुए मल्टीटास्किंग बहुत आराम से कर सकते हो। बस आपको लास्ट लाइन पर ध्यान देना होता है जिसे आपको रिपीट करने के लिए कहा जा सकता है, वरना आप आराम से गेम में ध्यान दो। सोना एक बहुत ही इवॉल्व आर्ट है और अगर आपने इस आर्ट में मास्टरी कर ली है ना तो फिर आपकी लाइफ सेट हो जाती है। अनन्या के पेरेंट्स अनन्या के साथ रहते थे बॉम्बे में और हर कोशिश की जाती थी कि अनन्या ठीक हो जाए, चाहे वो महामृत्युंजय जाप हो, थर्सडे को काले कुत्ते को दूध पिलाना हो, गाय को रोटी देनी हो या कुछ दिनों पर अनन्या को खाना ना देना हो। हर कोशिश की जाती थी। उसके हस्बैंड कहते थे कि अगर भगवान ने ये सब कुछ बनाया है, ये सारी दुनिया बनाई है, तो इन छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पर ट्यूसडे को कोई एग खाकर देखे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। एक दिन अनन्या जब ट्रीटमेंट के लिए गई थी तो उसके पापा वहाँ खड़े एक और आदमी के साथ अनन्या की रिपोर्ट मैच कर रहे थे। वो सोच रही थी उन दिनों के बारे में जब उसके पापा उसके स्कूल की रिपोर्ट कार्ड उसके फ्रेंड्स के साथ मैच करते थे। चलो शुक्र है कि दोनों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ये बोल पाना मुश्किल है कि किसकी रिपोर्ट वर्स थी और किसकी बेटर। अनन्या बीच में अपनी मदर इन लॉ के पास जयपुर भी गई थी। वो जो कि उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसकी मदद करती थी, पर शुरू से ही अनन्या को जयपुर नहीं पसंद था क्योंकि जयपुर जो कि एक बहुत शांत सिटी है और अनन्या को आदत थी दिल्ली की फास्ट लाइफ की। अनन्या के दो भाई भी थे जिन्हें वो बैनियन ट्री कहती थी। बैनियन ट्री की तरह स्ट्रॉन्ग, जब चाहिए तो आपको छाया भी देंगे और फ्रूट भी। अनन्या के दोनों ही भाई उसकी फाइट के दौरान बहुत कमजोर पड़ गए थे। मॉम जो कभी बहुत गुस्सा करती, कभी बहुत चिल्लाती, जैसे कि चीजें उनके हाथ में ना हो, अजीब सा बिहेव करती। अनन्या की बहुत केयर करती, उसके सारे काम करती, उसका ध्यान रखती, पर बहुत हेल्पलेस भी महसूस करती। फियर अनन्या के लिए एक 4 लेटर का वर्ड था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो अगर किसी चीज से डरती थी तो वो था स्पाइडर। हाँ, स्पाइडर से उसे बहुत डर लगता था। वो जब ऑस्ट्रेलिया में थी तो एक बहुत बड़ा सा स्पाइडर उसके बाथटब में था। 4 दिन तक वो नहाई भी नहीं थी। 4 दिन तक जब वो स्पाइडर ऐसे ही पड़ा रहा तो उसने बहुत मुश्किल से, बहुत हिम्मत करके एक झाड़ू लेकर उसे डस्टबिन में डालकर बाहर फेंका था। बहुत गहरी सांस ली थी उसने। सब कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी हमारी सांसों पे डिपेंड करती है। अनन्या की सांसें अब भारी होने लगी थी।
वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेती थी और उसे इस बात से डर लगता था कि अगर वो जल्दी जल्दी सांस लेगी तो उसकी सांसें कहीं खत्म ना हो जाएं। वो ऐसा सोचकर धीरे सांस लेने की कोशिश करती, पर उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती। अनन्या के पैर बहुत ज्यादा दुखते थे, इतने ज्यादा दुखते थे कि जैसे वो चिल्ला रहे हों। जब वो बहुत सारी गोलियां खा लेती थी तब जाकर वो शांत होते और सुबह वो फिर से अलाइव फील करने लगती। 18 नवंबर 2018 को वो हार मान गई थी। वो और लड़ाई नहीं कर पाई थी, इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। पीछे छोड़ गई थी अपनी बहुत सारी यादें, अपनी बहुत सारी बातें और अपने चाहने वालों के लिए ये डायरी। अनन्या की लाइफ की इस चीयरफुल फाइट से हम ये समझ पाते हैं कि हारने से पहले कभी हारना नहीं चाहिए। अनन्या ने आखिर तक हार नहीं मानी। अपनी डेथ से कुछ दिनों पहले ही उसने ये बुक भी कंप्लीट करके भेज दी थी। जी हाँ, अनन्या जो कि हर काम टाइम पर करती थी, लास्ट टाइम तक जब तक वो कर पाई उसने अपनी जॉब को भी कंटिन्यू किया, घर पर बैठकर भी काम किया और हार कभी नहीं मानी। अनन्या की ये कैंसर डायरी कैंसर पेशेंट्स के लिए, एडवर्स कंडीशंस में जी रहे लोगों के लिए एक सनशाइन की तरह है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी, आपको ये नॉवल जरूर पसंद आई होगी। आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि आप मुझसे कौन सी नेक्स्ट नॉवल चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आई विल बी बैक सून with lot more interesting stuff. Bye bye.